ओके, हाय। सो इन फर्स्ट पार्ट वी चेक्ड कि यार होता क्या है डिस्क्रिप्टिव, इन्फरेंशियल एंड मेजरली हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा हमारा सिलेबस सिर्फ समराइज किया था. लेट्स डाइव डीप इनटू इट. कमिंग टू द बेसिक्स पार्ट, दैट इज कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी वजह से काउंटिंग चलती है. फर्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट. कोई एक्चुअल ऑर्डर नहीं है इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड, जस्ट रैंडमली आई हैव रिटन. डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है कि वॉट एवर ट्रांजैक्शन यू इनकर और अकर और you made, there will be dual impact of every transaction. Every means every, literally every transaction has a dual impact on both sides of the equation. Now what is an equation? Equation simply वही है जो बैलेंस शीट हमें ऐसी दिखती है, यहाँ पे assets लिखे होते हैं एंड यहाँ पे liabilities लिखी होती है. ये और ये हमेशा मैच करना चाहिए, राइट? सो थिंक ऑफ एनी ट्रांजैक्शन. अगर हम कोई सिंपल सी सेल करते हैं, सेल में क्या होता है, कैश बढ़ता है और स्टॉक कम हो जाता है. असेट साइड पे ही इम्पैक्ट आया, राइट? अगर हमने लोन पे कोई एसेट बाय किया तो यहाँ पे लोन बढ़ जाएगा, यहाँ पे एसेट बढ़ जाएगा. बैलेंस शीट के दोनों साइड सेम है. तो ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो सिर्फ एक ही साइड को इम्पैक्ट करे या दोनों साइड को इम्पैक्ट करे. वॉट एवर इट इज, बैलेंस शीट शुड ऑलवेज बी टैलीड एंड दिस इक्वेशन विल ऑल्सो लाइक होल्ड गुड एवरी टाइम. देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी. बिजनेस एंटिटी ये बोलता है कि ओनर अलग है और बिजनेस एक्चुअली अलग है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम हर चीज ओनर को बिलोंग नहीं करती, हर चीज बिजनेस को बिलोंग करती है. तो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, इसलिए हमने लायबिलिटीज को दो पार्ट में डाला था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल ओनर, ओनर अपना ही है यार. एक्सटर्नल जो ओनर से भी बाहर का है, राइट? हम अलग है. गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा. एक सर्टेनिटी मानी जाती है कि यार आपका बिजनेस है वो चलता रहेगा. ऐसा तो नहीं है कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट 2-3 years में आई विल क्लोज इट डाउन. तो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टर्म एंड अकॉर्डिंगली रिकॉग्निशन बनाया जाता है. अकॉर्डिंगली पीपीई की जो लाइफ होती है वो एस्टिमेट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. जो लीस्ट असेट होते हैं उसको उस हिसाब से लिया जाता है कि यार एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 years तो मेरा बिजनेस चलेगा, राइट? मॉनेटरी ये बोलता है कि आप उसी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो जिसको आप पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकते हो. कमिटमेंट्स, प्रॉमिस. मेरा एक डेटर है, मेरे को फोन करके बोल रहा है कि यार मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं एंटिसिपेशन में? नहीं. मैं सिर्फ तभी रिकॉर्ड कर सकता हूँ जब एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ होगा. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. जब ट्रांजैक्शन हुआ होगा इन रुपीस के टर्म्स में, तभी मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, राइट? मनी मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग पीरियड ये बोलता है कि जब हमने यहाँ पे माना ना कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, तो वो चलता रहेगा. तो हम अकाउंटिंग कब करें? हमें पता कब चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, हमने कब सेल की? क्या हम वेट करें कि आज मैंने स्टार्ट किया है, से फॉर नेक्स्ट 10-20 years आई एम अज्यूमिंग कि मेरा बिजनेस चलेगा, तो मैं यहाँ जाके अकाउंटिंग करूंगा? नहीं, उससे तो बिजनेस की ट्रू पिक्चर ही नहीं दिखेगी. तो आई एम अज्यूमिंग कि हियर आई एम स्टार्टिंग, 20 साल तक बिजनेस चलेगा, तो मैं इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ और हर साल के एंड में मैं अकाउंटिंग करता हूँ, जिससे मुझे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन पता चलती रहेगी. सिंपल. कंसिस्टेंसी बोलता है कि एक जैसा होना चाहिए. एक जैसा क्या होना चाहिए? क्या ट्रांजैक्शन एक जैसे हो सकते हैं? नहीं. हो सकता है सेल्स मेरी इस साल अलग हो, अगले साल अलग हो, बट जो रिपोर्टिंग की पॉलिसीज हैं वो सेम होनी चाहिए. मान लो इस साल मैं कैश बेसिस पे सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टेक्निकली परमिट नहीं है बट जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड अगले साल मैं अक्रूवल से करने लगूँ, तो कैश बेसिस पे तो हो सकता है कि जो मैंने उधार पे सामान बेचा है वो कैश बेसिस पे नहीं आएगा, तो मेरी सेल्स डाउन दिखाएगा, और अक्रूवल में तो अब दिखाएगा क्योंकि सेल्स हुई तो है. बट क्या इससे मुझे कंसिस्टेंट बिजनेस परफॉर्मेंस पता चलेगी? नहीं पता चलेगी. दैट्स द पर्पस. हिस्टोरिकल कॉस्ट ये बोलता है कि जो भी आप असेट लेके आते हो अपने बिजनेस में, उसको आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है एंड नॉट एट द मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू हो सकता है एक लैंड आपने खरीदी थी, यूजुअली लैंड के केस में ही होता है, बिकॉज बाकी सारे एसेट्स की तो वैल्यू डिप्रिशिएट होती है बट लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है. तो क्या हर साल मैं अप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नो, इट इज नॉट अलाउड. फॉर एवरी एसेट रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट बेसिस. बट क्या टेक्निकली वायबल है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना?
क्या एसेट की वैल्यू कम ज़्यादा हो नहीं रही है? अगर हो रही है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कम का तो इम्पैक्ट आ जाता है, ज़्यादा का इम्पैक्ट कैसे आएगा? वो अकाउंटिंग फॉर पीपीई में कवर्ड है, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट का एक भाई भी होता है जिसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू रिकॉग्निशन। ये यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इससे बेटर पिक्चर मिलती है और इकोनॉमिक वायबिलिटी ज़्यादा शो होती है। देन मैचिंग प्रिंसिपल तो हमें बहुत ज़्यादा क्लास में किया है। दैट इज कि जो भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उसको कमाने में कितना कॉस्ट लगा, उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट को आप उसी साल रिकॉग्नाइज कर लो। सिंपल, वॉट एवर यू आर अर्निंग, what is the corresponding cost you have incurred to make that revenue? That comes under matching principle and that should be recorded in the same accounting period. Conservatism says कि be fearful means prepare for the losses but ignore gains या possible gains. स्केप्टिकल रहना है, कंजर्वेटिव असम्पशंस लेके चलने हैं, अंडरस्टेटमेंट को प्रमोट करना है। कैसे कर सकते हैं? किस टाइप के कंजर्वेटिव असम्पशंस हो सकते हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट डाउन दिखे? असम्पशंस की बात है, रियलिटी की बात नहीं है। एक चीज हमने देखी थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसको हम ज्यादा लेके चले तो लाइक प्रोविजन, मेरा बैड डेट होता है 5% का, बट आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 8%, मेरा प्रॉफिट डाउन होगा। आई एम टेकिंग मोर स्केप्टिकल एंड मोर कंजर्वेटिव अप्रोच। डेप्रिसिएशन में चार्ज करता था 10%, बट आई एम अज्यूमिंग कि मेरा एसेट और जल्दी खराब हो जाएगा। नाउ आई एम चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15%. आई बिकेम मोर स्केप्टिकल, मोर कंजर्वेटिव एंड माई प्रॉफिट विल गो डाउन. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म. एंड क्या हो सकता था पोटेंशियल गेन? कि यार मुझे ना डेटर से पैसा मिल जाएगा तो मैं प्रोविजन कम कर लेता हूँ। क्या मुझे कोई इंश्योरेंस गेन होने वाला है तो उसको मैं पहले ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये सब आप नहीं कर सकते अंडर कंजर्वेटिज्म. मटेरियलिटी, जो काम का है वही रिकॉर्ड करो, हर चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, यू बॉट अ डस्टबिन, असेट तो है क्योंकि बिजनेस में यूज हो रहा है, बट क्या टेक्निकली वायबल है? क्या कुछ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है बिजनेस में? नहीं, तो इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. डाइविंग डीप इनटू द डुअल एस्पेक्ट पार्ट, बिकॉज इसी से सब क्लियर हो जाएगा. इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि क्या एंट्री होगी, थिंक कि उसका डुअल इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं. अगर आ रहा है तो ट्रांजैक्शन मोर और लेस सही हो जाता है. इक्वेशन इज कैपिटल लायबिलिटी शुड बी इक्वल टू असेट. दिस इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल, शुड बी इक्वल टू वॉट एवर यू डू विद दैट फंडिंग. टेक्निकली सोचो कि कैपिटल हमने उठाया, लायबिलिटीज हमने बाहर से बोरोइंग्स करके ली, उसका हम करेंगे क्या? उसको हम असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे. सो वॉट एवर यू आर ब्रिंगिंग इन टू द बिजनेस एंड वॉट एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन टू द बिजनेस शुड बी इक्वल. बेसिक एग्जांपल्स ऑफ असेट्स. असेट्स क्या होता है? कुछ भी रिसोर्स जो एक बिजनेस ओन करता है जिससे कि पैसा जनरेट होता है. एग्जाम्पल कुड बी कैश, इन्वेंटरी, मशीन, बिल्डिंग, कॉपीराइट्स, इंटेंजिबल्स. इसके अंदर दो कैटेगरी करें तो एक होता है करेंट, एक होता है नॉन करेंट. करेंट शॉर्ट टर्म, नॉन करेंट लॉन्ग टर्म. नॉन करेंट और करेंट की एग्जांपल्स यहाँ पे सेम गोज विथ लायबिलिटी की कुछ करेंट होती है, कुछ नॉन करेंट होती है. करेंट मतलब जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगी. नॉन करेंट दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड बियॉन्ड एन अकाउंटिंग पीरियड. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. गोल्डन रूल्स टेक्निकली हमें नहीं कराए गए हैं एंड याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बट इससे जर्नल एंट्री करना इजी होता है. दैट्स व्हाई वी आर टेक कंसीडरिंग दिस. तो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, PNNR, नॉट रेलवे वाला बट पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या बोलता है? डील करता है असेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ जिसमें पर्सन नहीं इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर पर्सन इन्वॉल्व है तो ये एक पर्सनल अकाउंट बन जाता है. राइट? हमें किसी से पैसा लेना है तो वो कोई एक पर्सन होगा ना. हमें किसी को पैसा देना है तो एक पर्सन होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तभी हमने यहाँ पे डेटर्स और क्रेडिटर्स को यूज किया और यहाँ पे कैपिटल को यूज किया. ये सब कोई ना कोई पर्सन को बिलोंग करते हैं. पर क्या बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग या डेट वगैरह किसी पर्सन को बिलोंग करता है? नहीं. ये सिर्फ असेट है या लायबिलिटी है, एक्सक्लूडिंग पर्सन. तो दिस कम्स अंडर रियल अकाउंट. पर्सन में पर्सन है. नॉमिनल मतलब एक्सपेंस या इनकम्स. whatever expense, whatever incomes you like tackle in the business comes under nominal account. रूल की बात करें तो असेट एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो. लायबिलिटीज और इनकम क्रेडिट होते हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो. एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है,
and you can go through it. Next, basis or the accounting principle that is most commonly used is accrual versus cash. Accrual का डिक्शनरी मीनिंग होता है what right you have is called accrual. अब accrual तो दो केसेस में हो सकता है, एक पेमेंट के केस में भी हो सकता है, एक रिसीट के केस में भी हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ पे करना था, आई ओड टू समवन और सम एक्सपेंस बट आई डिडंट पेड इट. अगर मैंने पे नहीं किया पर पे करना तो था, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल पेमेंट. रिसीव नहीं किया बट रिसीवेबल तो था, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल रिसीट. रिकॉर्ड whether you have paid or not, you have to go for accrual. Cash basis actually में क्या हुआ, actually paid और actually received को ही रिकॉर्ड करना है. Accrual is a right and obligation. Simple. Then जो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था उसके अकॉर्डिंग अब हम स्टार्ट करेंगे. Revenue from operation is the first principle of revenue recognition. What says about revenue recognition? Revenue recognition का कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं है, बट इट इज मोर ऑफ अ प्रिंसिपल, गाइडलाइंस देता है कि क्या रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है. कब रिकॉर्ड करना है, जब या तो एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस हुआ हो, कुछ कुछ के केस में डिलीवरी हुई हो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की. क्या रिकॉर्ड करना है, उससे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट लिंक्ड हो, उसकी आप मनी वैल्यू को एसरटेन कर सकते हो, आपने पेमेंट रिसीव की हो या ड्यू टू बी रिसीव्ड हो इसी अकाउंटिंग पीरियड में, उन सब के हिसाब से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है. बट बेस्ड ऑन अ केस स्टडी जो हमारी बुकलेट में है, हमने 3 मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन देखे थे. फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेल्स एंड कलेक्शन. नाम में ही पूरा मीनिंग है. प्रोडक्शन, व्हेन यू हैव प्रोड्यूस्ड, व्हेन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू हैव सोल्ड, नहीं भी क्या होगा चलेगा, रिसीव्ड नहीं भी क्या होगा तो चलेगा. सेल्स, व्हेन एक्चुअल सेल्स हैज बीन मेड एंड डिलीवरी इज आल्सो डन. बेसिकली ये चीज क्वेश्चन में गिवन होती है कि विच मेथड यू हैव टू यूज. एंड कलेक्शन, व्हेन एक्चुअल कैश इज कलेक्टेड ओनली देन यू कैन रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर रेवेन्यू. अगेन ये मेथड कोई फिक्स नहीं है, क्वेश्चन की नीड होगी. फिक्स चीज ये है कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ मच टू बी रिकॉर्डेड. देन इनकम स्टेटमेंट का एक और पार्ट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री. सो अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री के अंदर वी हैव 3 मेथड्स. फर्स्ट इज फीफो, देन लीफो, देन वेटेड एवरेज. फीफो मींस फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. जो पहले आया वो पहले बिक जाएगा, बचा नहीं रहेगा, बिक जाएगा. तो बचा कौन रहेगा, जो लास्ट में आया, राइट. लीफो, जो लास्ट में खरीदा वो पहले बिक जाएगा, तो बचा कौन रहेगा, जो फर्स्ट खरीदा था, राइट. वेटेड एवरेज बोलता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा. बेस्ड ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी आई विल कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक. फीफो और लीफो डिस्क्रिप्टिव से हटके थोड़ा सा इन्फ्रेंशियल पार्ट पे जाते हैं. एक चीज होती है इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन इज ऑलवेज राइजिंग. मतलब जो कमोडिटी का प्राइस आज 100 था, नेक्स्ट ईयर या समवेयर इन दिस अकाउंटिंग पीरियड उसका प्राइस से 110 हो जाता है, और मैं ये वाला सेल कर देता हूँ और ये वाला मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है, ये तो मेरा स्टॉक बढ़ा रहा है, राइट. एंड अगर लाइक इफ यू आर अवेयर अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर 2 बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट. लाइक इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम इसी से करेंगे तो इजी हो जाएगा. दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट. यहाँ पे हमारा लिखा होता है परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. सो कंसीडर अ फैक्ट कि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख रहा हूँ तो मेरी सेल्स यहाँ लिखी हुई है और ये सब मेरे खर्चे हैं. इनसे क्या हो रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से मेरा प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट इसी को अलाउ करती है क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करता है इकोनॉमिकली
कि जो चीज हमने पहले खरीद ली वो पहले बेच दी। So sorry for the cut, but coming to the LIFO part, जो हमने लास्ट में खरीदा वो हमने फर्स्ट बेच दिया, तो क्या हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी कभी भी शो होगी? नहीं, हम तो हमेशा महंगा वाला सामान बेचते जा रहे हैं और जो सस्ता है वो रखा हुआ है। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। So, इसलिए गवर्नमेंट अलाउ करती है ओनली फीफो एंड नॉट लीफो, बिकॉज इसमें इकोनॉमिकल वायबिलिटी शो नहीं होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि फीफो तो कंफ्यूजिंग लगता है कि यार क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कम होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो गवर्नमेंट बढ़ा हुआ प्रॉफिट अलाउ क्यों कर रही है दिखाने को? क्योंकि गवर्नमेंट को मैटर नहीं करता वॉट एवर अकाउंटिंग प्रॉफिट यू जनरेट, उसको जो टैक्स है वो टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट होगा। एंड टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डीटीए और डीटीएल बनता है, बट अल्टीमेटली टैक्स सिर्फ सेम ही होता है, सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस आता है। तो रियल इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर इम्पैक्ट होता है। एंड एक्चुअली फीफो भी कोई नहीं यूज करता है, सब वेटेड एवरेज यूज करता है। व्हाट डू वी मीन बाय वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज बोल रहे हैं कि अगर मैंने 100 यूनिट खरीदे एट द रेट ऑफ ₹10, देन मैंने 120 यूनिट खरीदे एट द रेट ऑफ ₹8 और ये कुछ भी नहीं बिका हुआ है, तो मेरे पास इन्वेंट्री कितने की है? 1000 प्लस 960, दैट इज 1960, एंड द पर यूनिट कॉस्ट विल बी कुछ तो भी आएगा। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। ओके, इन्वेंट्री वैल्यू करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। रिमेंबर द मैचिंग कॉन्सेप्ट। वॉट एवर रेवेन्यू वी हैव जनरेटेड उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कॉस्ट इनकर की है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। एंड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। साल के शुरू में से हमारे पास 100 यूनिट थे, ड्यूरिंग द ईयर वी परचेज अराउंड 300 यूनिट, तो हमारे पास सेलिंग की कैपेबिलिटी थी 400 की, but actually we are still left with 70. So how much we actually sold? We sold 330 units, right? This is our cost of goods sold, and इसको हम compare करेंगे हमारी sales से, assuming it to be 500, we made a profit of 170. इसलिए हमें cost of goods sold की जरूरत पड़ती है। इंट्यूशन वाइज सोचेंगे, इतना हमारे पास पहले से था, इतना हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, इतना हमारा कैपेबिलिटी बनी, एंड इतना हमारे पास स्टिल ड्यू है, तो दिस इज द अमाउंट वी एक्चुअली सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जर्नल एंट्री वाइज परचेज और सेल्स की जर्नल एंट्री, नथिंग स्पेशल इन इट। एंड स्टॉक वैल्यूएशन, एक एमसीक्यू आया था अपने को कि स्टॉक वैल्यूएशन क्या कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक पीरियोडिक मेथड होता है और एक परपीचुअल मेथड होता है। परपीचुअल नाम से समझ में आ रहा है, दैट इज एवर गोइंग, लेकिन एवर गोइंग तो कोई पीरियोडिक एंड ही नहीं हुआ, तो इसको हम जस्ट इन टाइम के हिसाब से भी रिकॉर्ड करते हैं कि जब भी सेल या परचेज हो रही है, एडजस्ट द अकाउंटिंग एंड देन वेटेड एवरेज मेथड इज यूज्ड। मोस्ट प्रोमिनेंटली वेटेड एवरेज यूज किया जाता है, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली सेल्स और परचेज हो रहा है, तो क्या फीफो लीफो लगाना टेक्निकली और इकोनॉमिकली वायबल होगा? नहीं होगा, इसलिए जस्ट इन टाइम लगाना है। एंड ये वहां पे यूज होता है जहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसके यूज होते हैं। एसके यूज बोले तो स्टॉक कीपिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल डीमार्ट अगर एक प्रोडक्ट बेच रहा है, से हेड एंड शोल्डर्स भी वो 3 डिफरेंट साइजेस में बेच रहा है, तो उसके पास 3 एसकेयू सिर्फ एक कमोडिटी के है। ऐसे थाउजेंड्स कमोडिटी होंगे, उनके अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, तो कितने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एसकेयूज होंगे। वहां पे फीफो लीफो नहीं काम आता, वहां पे वेटेड एवरेज काम आता है। पीरियोडिक बोलते हैं एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, बी इट क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, व्हाटएवर यू फाइंड फीजिबल, उस हिसाब से आप पीरियोडिक स्टॉक वैल्यूएशन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, depreciation, accounting for long lived assets, that's different, this is different. depreciation क्या होता है? क्या कोई depreciation actual expense है? नहीं, it's a non cash expense. एक्चुअली में कोई depreciation नाम का expense नहीं होता, या हमारी पॉकेट से कुछ जा नहीं रहा है ना। दिस इज ओनली assumed कि हमारा बिजनेस इतना है, हमारे एसेट की वैल्यू इतनी है, उसकी सैल्वेज वैल्यू इतनी होगी, तो एट द एंड वी आर अज्यूमिंग कि हमारी लाइफ कितनी बचेगी एसेट की, उसके हिसाब से वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन इट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स।
First is straight line method, then we have weighted, and then we have written down value. Straight line नाम से समझ में आ रहा है, as it is you have to calculate a same value for every year. How is it calculated? Based on the cost and the salvage value. Salvage value is scrap value at the end of its useful life उस asset की value कितने में खत्म हो जाएगी, and expected life. This is assumption, this is real only. इसके हिसाब से एक फिगर आएगा, वो आपको हर साल चार्ज करना है और स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा. वेटेड एवरेज बोलता है कि जरूरी नहीं है कि हम हर साल सेम ही डिप्रिसिएशन चार्ज करें. से वी हैव 3 इयर्स, यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स. बट प्रैक्टिकली सोचो, क्या एक एसेट की वैल्यू हर साल उतने से ही डिप्रिशिएट होना वायबल है? ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में वैल्यू ज़्यादा स्पीड से डिप्रिशिएट होती है, बाद में स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मशीन ओल्ड होगी उसकी कैपेसिटी कम होगी और उस पर डिप्रिसिएशन ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं या कम भी चार्ज कर सकते हैं. तो ये बोलता है कि इधर यूज द प्रोडक्शन मेथड कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, हमने इस साल कितना उसको यूज कर लिया. से वी हैव ऑक्यूपाइड 30% दिस ईयर, तो 30% डिप्रिसिएशन चार्ज करो. नेक्स्ट ईयर 25 किया तो 25 चार्ज करो. उसके नेक्स्ट ईयर ज़्यादा यूज कर लिया 35%, तो उसको चार्ज करो. तो बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल वायबिलिटी ऑफ दैट एसेट डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए. या उसको एक वेट्स असाइन करो कि अगर 5 साल की उसकी साल्वेज लाइफ है, उसमें से आई वांट कि मैं मैक्सिमम डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज कर दूं, देन इट को रिड्यूस करूं, और वाइस वर्सा. दैट ऑल यू कैन डू इन वेटेड एवरेज. Then we have the written down value method. Written down value बोलता है कि if I have an asset of 100, say I want to charge depreciation of 10 every year, I will keep on charging 10. It doesn't matter मैं उसको यूज कितना कर रहा हूँ, मैं बस 10 चार्ज करता जाऊंगा. And at a same rate, not at a same amount. Amount is different, but rate is same. इसका एक बेनिफिट होता है कि एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अगर हम परसेंटेज चार्ज कर देंगे तो इट विल बी क्लोज टू जीरो बट नेवर जीरो. ठीक है, यहाँ पे हमने ना कॉस्ट की बात की थी. कॉस्ट ऑफ एसेट क्या सिर्फ वही होता है जितने पे हमने उसको परचेज किया? एक्चुअली नो. अगर हमने एक मशीन खरीदी से 1 CR की एंड उस पर हमको फ्रेट या भाड़ा लग गया से 10,000, तो उस मशीन की एक्चुअल कॉस्ट 1,10,00,000 होगी एंड नॉट ओनली 1 करोड़. इसी तरीके से कुछ असेट्स होते हैं जिनके लिए आपको एक स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन या काइंड ऑफ पोडियम या कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है. ओनली देन दैट असेट कैन बी पुट टू यूज, विच कैन बी सेटअप कॉस्ट और स्ट्रक्चर कॉस्ट. तो वो सारी कॉस्ट भी हमको उस असेट की परचेज प्राइस में इंक्लूड करनी पड़ेगी, एंड ओनली देन वी कैन हैव अ फेयर एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट. इसमें भी डुअल इम्पैक्ट सोचने का ट्राई करते हैं. अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट लायबिलिटी साइड पे लिखा जाता है, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड डाउन हो गया. असेट में से हम डिप्रिसिएशन माइनस करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, तो असेट साइड भी डाउन हो गया. किस फिगर से डाउन हुए दोनों? डिप्रिसिएशन. डुअल एस्पेक्ट मैच कर रहे हैं यहाँ पे. जर्नल एंट्री की बात करें, डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, असेट कम कैसे होता है? क्रेडिट करने से. तो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है. डिप्रिसिएशन खर्चा है, थिंक ऑफ नॉमिनल अकाउंट, हमने उसको डेबिट किया है. लेकिन इस डिप्रिसिएशन को इनकम स्टेटमेंट में भी लेके जाना पड़ेगा, तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और जो डिप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट किया था उसको क्रेडिट करेंगे, तो ये नल हो गया और रियल इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में चला गया. डिप्रिसिएशन कट. बट एग्जाम में इनकम स्टेटमेंट टू असेट नहीं करना है, यही करना होता है, ये नहीं करना होता है. ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए. अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स. नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज रिसीवेबल? रिसीवेबल इज एनीथिंग जिससे हमको पैसा लेना था. कोई पर्सन हो सकता है, पर्सनल अकाउंट, रिमेंबर डेटर्स, मोहन श्याम, कुछ भी, कि हमें उससे पैसे लेने थे. अगर पैसे लेने थे तो 3 चीजें हो सकती हैं. या तो पैसे मिल गए हो, या तो अभी तक नहीं मिले हो, या तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है. मिल गया तो बढ़िया है, सिंपल सा लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर. वाई कैश अकाउंट डेबिट? कैश इज एन एसेट. एसेट बढ़ता कैसे है? डेबिट करने से. डेटर इज ऑल्सो एन एसेट. गिरता कैसे है? क्रेडिट करने से. इसका डुअल इम्पैक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट के सिर्फ एसेट साइड पे एक बढ़ गया, एक घट गया, नल इफेक्ट. लायबिलिटी साइड पे नो इम्पैक्ट आएगा. नॉट रिसीव्ड, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है ना, फिर रिकॉर्ड क्या करना है. नो चांस ऑफ रिसीविंग. नो चांस ऑफ रिसीविंग है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट.
डेटर जिससे हमें पैसा लेना था वो बैड हो गया, वो नल हो गया, वो वॉइड हो गया, वो बेवफा हो गया, वो पैसे नहीं दे पाएगा। एंड इसी में हमको कॉन्सेप्ट लगाना है थिंक ऑफ प्रूडेंस का। प्रूडेंस के बारे में सोचो। प्रूडेंस क्या बोलता है? बी स्केप्टिकल, बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हारा एक लॉस हो सकता है, राइट? अगर तुम्हारा एक लॉस हो सकता है तो उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट करके रखो। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज अ काइंड ऑफ बफर और बकेट जो हमने भर के रखी है पहले से, कि इन केस मेरा शॉर्टफॉल हुआ तो मैं यहीं से उसको सेट ऑफ कर लूंगा। प्रोविजन यूजुअली 2% 5% होता है, बट क्वेश्चन में यूजुअली गिवन भी होता है। अच्छा, प्रोविजन को हम कॉन्ट्रा एसेट के नाम से भी जानते हैं। कॉन्ट्रा एसेट कैन साउंड कंफ्यूजिंग बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये होती है बैलेंस शीट, यहाँ पे हमारे एसेट लिखे होते हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ लायबिलिटी होती है। टेक्निकली हमने कुछ लायबिलिटी ली थी, से हमने डेट लिया था, उस अमाउंट से हमने एसेट बाय किया था, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिगर तो ये भी है, पर इसके करस्पॉन्डिंग फिगर एक कॉन्ट्रा एसेट भी होता है जिससे उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही होती है। प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के केस में वो डिप्रिसिएशन हो सकता है। डेटर्स के केस में वो बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो सकता है, क्योंकि ये हमारे एसेट का बैलेंस रिड्यूस कर रहा है। ये लायबिलिटी साइड पे नहीं लिखना है, एसेट के बैलेंस में से रिड्यूस करके लिखना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एसेट अगेंस्ट एन एसेट ऑन द एसेट साइड ओनली। कमिंग टू द जर्नल एंट्री पार्ट, डेटर अराइज कैसे होगा बुक्स में? डेटर अराइज कैसे होगा? हमने उसको कुछ सेल्स किया होगा। सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? अगर कैश पे की है तो कैश टू सेल्स, सिंपल। बट अगर कैश पे नहीं किया है, उधार पे की है, तो डेटर टू सेल्स, सिंपल। अगर डेटर से पैसा मिल गया, ये और ये सेट ऑफ हो गए, तब तो सिंपल है, कैश टू डेटर, पैसे मिल गए। पर अगर पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं करना, पैसे मिलने के चांसेस ही नहीं है, बैड डेट होने के चांसेस है, तो बैड डेट टू डेटर। अभी हमारे पास प्रोविजन नहीं है, ये प्रोविजन वाली एंट्री नहीं है, ये सिंपल एंट्रीज है कि हमारे पास बैड डेट हुआ। अब इस बैड डेट को हम इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे, तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस, या इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करो और बैड डेट यहाँ से रिमूव करके वहां पे पोस्ट कर दो। ये पोस्टिंग एंट्री है। ट्रांजैक्शनल एंट्री सिर्फ यहाँ तक ही, दिस इज पोस्टिंग, दिस इज ट्रांजैक्शन। लेकिन इन केस हमारे पास प्रोविजन है तो क्या करना है? उस प्रोविजन को P&L में राइट ऑफ कर दो। प्रोविजन हमने क्रिएट किया से 2% और डेटर हमारे से 10 लाख के, तो हमने 20,000 का प्रोविजन क्रिएट किया और उसको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर दिया। अब तो ये बन गया कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस शीट में इम्पैक्ट क्या होगा? ये एसेट साइड है, यहाँ पे डेटर लिखा हुआ था, इसमें से हम प्रोविजन माइनस करके दिखा देंगे। इन केस कोई बैड डेट होता है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब तक हमारे पास प्रोविजन है। से यहाँ पे 20K का था, लेकिन अगर बैड डेट हमारा उससे एक्सीड करके 30K हो गया, 20K यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, बचा हुआ 10K हम वापस से P&L में लिख देंगे, सिंपल। रिकवरी का एक क्वेश्चन हमने किया था, दैट वाज लाइक नो कमेंट्स ऑन इट, बट उसमें हमने प्रॉमिस को भी रिकॉर्ड किया था। बट हमने पढ़ा था कि एक इकोनॉमिकल या मॉनेटरी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम प्रोमिसेस या वर्ड्स को नहीं रिकॉर्ड कर सकते अनलेस एन एक्चुअल ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड। एक्चुअल है तो ही लिखो, वर्ड्स है तो नहीं लिखो। तो अगर एक्चुअल में पैसा रिकवर हो गया तो उसको क्या लिखना है? इन केस ऑफ नो प्रोविजन, यहां तक नो प्रोविजन वाला जोन है, कैश रिसीव हुआ और बैड डेट रिकवरी हुआ। बैड डेट रिकवरी एक अकाउंट जो हमने अभी तक नहीं खोला था, एक खोलना पड़ेगा, एंड उस बैड डेट रिकवरी को हम डेटर से एडजस्ट करेंगे। तो अगर इसका और इसका इफेक्ट रिमूव कर दें तो अल्टीमेटली बचा क्या? कैश टू डेटर। और यहां भी तो हम वही कर रहे थे, कैश टू डेटर। बट हमको ये वाला पॉइंट इसलिए लाना पड़ा टू रिफ्लेक्ट इन द बिजनेस कि कभी वो बैड डेट हुआ था, अब वो बैड डेट रिकवर हो रहा है, राइट? बट इन केस वी हैव प्रोविजन। प्रोविजन बनाया कैसे था? प्रोविजन टू डेटर से। डेटर कम हुआ होगा, अब डेटर बढ़ने की चांसेस हैं, तो डेटर को डेबिट कर दो, क्योंकि डेटर बीइंग एन एसेट इंक्रीज होता है डेबिट करने से। एंड प्रोविजन जो हमने क्रिएट किया था उसको नलीफाई करना है, तो यहां से वो नलीफाई हो गया। एंड फिर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, इस डेटर से पैसा मिल गया और प्रोविजन रिड्यूस हो गया, सिंपल केस ऑफ रिकवरी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? जो भी हमको इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, इनकम टैक्स पढ़ने की जरूरत क्या है? एज इट इज फिक्स रेट ही तो होता है कॉर्पोरेट्स पे, तो उतना भर दो, गेम ओवर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू, सिंपल, व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू।
मेरे एक अलग स्टैंडर्ड्स हैं टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम एंड तुम्हारे एक अलग स्टैंडर्ड्स हैं टू कैलकुलेट द अकाउंटिंग प्रॉफिट, बिकॉज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन सब के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। बट टैक्स, जो कि इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंदर एक हेड होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसने एक एक चीज डिस्क्राइब करके रखी है कि इफ यू आर अ बिजनेस यू कैन डू दिस फॉर टैक्सेबल इनकम एंड दैट फॉर टैक्सेबल इनकम। कुछ कुछ असम्पशंस है कि डिप्रिसिएशन आप इस पर्टिकुलर एसेट पे इतना ही चार्ज कर सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट आप इतना ही क्रिएट कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आपको कैसे शो करना है बिकॉज इट्स अ मेजर एक्सपेंस, तो आपको उसको पार्ट बाय पार्ट राइट ऑफ करना है कि एक ही साल में पूरा बिजनेस पे इम्पैक्ट लेना है, पार्ट बाय पार्ट भी राइट ऑफ करना है, तो कितने सालों में राइट ऑफ कर सकते हो। उन सब चीजों की वजह से हमें इनकम टैक्स और डीटीए एंड डीटीएल के बारे में पढ़ने की जरूरत है। इनके नाम में ही पूरा गेम है। तो इमेजिन अ केस कि मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट 100 का आ रहा है, बट टैक्सेबल प्रॉफिट गवर्नमेंट ने अपना एक टैक्स अथॉरिटी ने कैलकुलेट किया प्रॉफिट और उनके हिसाब से मेरे पास तो 150 रुपए कमाए हैं मैंने, बट मेरे हिसाब से तो मैंने सिर्फ 100 ही कमाए हैं। और टैक्स रेट इस पूरे क्वेश्चन में अज्यूमिंग टू बी 30% फ्लैट, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि मुझे 45 का टैक्स दो, बट मैं बोलूंगा कि मुझे 30 का टैक्स देना है। देना क्या पड़ेगा? जो गवर्नमेंट ने मांगा है, वट एवर द डिमांड इज यू हैव टू पे। तो आई एम पेइंग 45, आई वॉज सपोज टू पे 30, आई एम पेइंग एन एक्स्ट्रा ऑफ 15, that works as a deferred tax asset for me because this is an expense for me which I am paying in advance, so it is a prepaid expense for me, prepaid expense is an asset for me। so जब भी हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा कंपेयर टू द अकाउंटिंग प्रॉफिट, हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट राइज होगा, राइट। स्टोरी, यू हैव टू पे लेस इन फ्यूचर बिकॉज जो भी टैक्स के डिफरेंशियल्स आते हैं ना, मान लो यार एक असेट की लाइफ है, मैंने भी टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से अज्यूम किए, बट मेरा ना डिप्रिसिएशन का चार्ज तरीका अलग है, उनका अलग है। अल्टीमेटली ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस डिप्रिसिएशन उतना ही चार्ज होगा। तो जो भी ये टैक्स के डिफरेंसेस अराइज होते हैं ना, दीज आर ऑल टाइमिंग डिफरेंस। मैंने जल्दी किया या मैंने लेट किया, उस वजह से कितना इम्पैक्ट आया, वो ही डीटीए और डीटीएल होता है। डीटीए डीटीएल कोई एक्चुअली प्रैक्टिकल मॉनेटरी अप एंड डाउन नहीं होता है, सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस होता है। तो हम अल्टीमेटली टैक्स उतना ही पे करते हैं जितना टैक्स अथॉरिटी मांगती है, जस्ट कि हमने इस साल किया, नेक्स्ट ईयर किया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर किया और उसको कितना कैरी फॉरवर्ड किया। इसी का रिवर्स केस, जब हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द टैक्स पेबल, तब भी हमको पे क्या करना है? टैक्सेबल प्रॉफिट, बट बनता तो मेरा इतना था, तो इन फ्यूचर मेरी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है पे करने की, तो उसको हम बोलते हैं डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पे रीजंस गिवन है। रीजन से सिंपल, कुछ किसी भी तरीके का अजम्पशंस या मिसमैच बिटवीन टैक्स अथॉरिटी की गाइडलाइंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लीड टू डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सो इट्स सेल्फ रीडिंग पर्पस। हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन के साथ है इसमें कि हमें गिवन होगा कि वी हैव an already existing DTA of say 230 and इस साल का टैक्स कुछ है, डिफर्ड टैक्स एसेट एग्जिस्टिंग बुक्स में कितना है, तो हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। इतना हम ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हैं, इतना बनता है हमारा पे करने का, इतना कर चुके हैं, इतना बनता है, तो इन हैंड कैश कितना जाएगा? 130, जो इनकी इनका सेटलमेंट होगा। सिंपल। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। लीज एंड रिमेनिंग टॉपिक्स आर स्लाइटली हेवियर, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं।